बज़ाहिर खुफिया एजेंटों की नजरों में आने का खतरा टल चुका था, लिहाजा मुझे मजीद वहां रुकना बेसूद लगा। मगर जगत और अलका ने मुझे मजीद कुछ देर रोके रखा। उसके बाद उन्होंने इस शर्त पर मुझे जाने दिया कि मैं अपना सूटकेस उनके ही कूपे में छोड़ जाऊं, और मैं सिर्फ सफरी बैग उठाए ही अपने कूपे में आ गया। हकीकत यह है कि मैंने जानबूझकर सूटकेस उनके कूपे में छोड़ने का मौका पैदा किया था, क्योंकि मेरी राय में वो वहां ज्यादा महफूज था। अपने अनमोल असासों वाले उस सूटकेस को अपने कूपे में तन्हा छोड़कर अपने मंसूबे के अगले मरहले पर अमल करते हुए मैं मुसलसल उसकी हिफाजत की तरफ से फिक्रमंद रहता। इस असना में ट्रेन जयपुर से निकले कोई 1.5 घंटा गुजर चुका था। मैंने अपने कूपे से निकलकर साथ वाली बोगी में जाने का सोचा, मगर फिर मुझे जगत की एक बात याद आ गई। उसने गुफ्तगू के दौरान में बताया था कि जयपुर से अजमेर के ट्रेन के सफर के दरमियान में कोई 2.5 घंटे के बाद फलेरा शहर का वाहिद बड़ा रेलवे स्टेशन आता है। इस हिसाब से ट्रेन जल्द ही फलेरा रेलवे स्टेशन पहुंचने वाली थी, जहां उसे 25 मिनट रुकना था। मैंने ट्रेन के फलेरा रेलवे स्टेशन पहुंचने तक अपने कूपे में रुकने का फैसला किया। बिलाखिर ट्रेन के पटरियों पर दौड़ने की आवाज में तब्दीली आने लगी। उसकी रफ्तार बिलाशुबा बतदरीज कम हो रही थी। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और कूपे का दरवाजा खोलकर राहदारी के दरवाजे के करीब पहुंच गया। फिर एक हल्के से धचके से ट्रेन रुक गई। बाहर से सुनाई देने वाले दबे दबे से शोर से साफ जाहिर हो रहा था रेलवे स्टेशन पर खासी चहल पहल है। ट्रेन के साकित होते ही मैंने राहदारी का दरवाजा खोला और बोगी के दरवाजे से लगे प्लेटफॉर्म पर उतरकर तेजी से आगे की तरफ चल दिया। ट्रेन से उतरने में उजलत की वजह से ये मुझे डर था कि ट्रेन रुकते ही जगत रेलवे स्टेशन का चक्कर लगाने के लिए अकेला या बच्चों समेत आन धमकेगा और मेरा मंसूबा धरे का धरा रह जाएगा। मैं प्लेटफॉर्म का गहरी नजरों से जायजा लेते हुए आगे बढ़ रहा था। मेरी दानिश में खतरा पीछे रह गया था, मगर मैं एहतियात का दामन हाथ से छोड़ने का मुतहम्मिल नहीं हो सकता था। ताहम मुझे फलेरा कस्बे के कदीम तर्ज के रेलवे स्टेशन पर पुलिस वालों की कोई गैर मामूली सरगर्मी दिखाई नहीं दी, जबकि मैं कोशिश के बावजूद कोई ऐसा शख्स भी तलाश न कर पाया जिस पर महकमा खुफिया का कारिंदा होने का शुबा किया जा सकता। मैं कोई 100 गज फासला तय करके ट्रेन के आखिर तक गया और फिर वापस पलट आया। अब मैं टहलने के अंदाज में आगे बढ़ रहा था। बिलाखिर वो बोगी आ गई जिसमें चढ़ने के लिए मैंने इतना लंबा चक्कर लगाया था। मैं बोगी के पहले ही खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया। ये दर्जा सोम की बोगी थी, जिसकी नशिस्तें लकड़ी की मजबूत फट्टियां जोड़कर बनाई गई थीं, और खुले कैबिन में 8 मुसाफिरों के ठुस कर बैठने का एहतमाम किया गया था। मेरा बेशकीमत लिबास और शख्सियत उस बोगी के मजमूई माहौल से मुताबिकत नहीं रखती थी, लिहाजा मैं दरवाजे से अंदर दाखिल होते ही ठसाठस भरी बोगी के शक्ल सूरत और हुलिये से निचले समाजी तबकों से ताल्लुक रखने वाले मुसाफिरों की नजरों का मरकज बन गया। मगर मैं उनकी तजस्सुस भरी नजरें नजरअंदाज करके शान बेनियाजी से मुसाफिरों के दरमियान से आगे बढ़ता रहा। ये अलग बात है कि मेरी नजरें इस दौरान में तमाम मुसाफिरों का जायजा ले रही थी। बिलाखिर बोगी का आखिरी सिरा आ गया, मगर वो नौजवान जोड़ा मुझे कहीं नजर न आया। मुझे हैरानी इस बात पर थी कि बोगी में एक भी नशिस्त खाली नहीं थी, वरना ये समझा जा सकता था कि वो प्लेटफॉर्म पर कुछ खाने पीने के लिए ट्रेन से उतर गए होंगे। मैंने अपनी मायूसी दबाते हुए खुद को तसल्ली दी कि ऐन मुमकिन है वो किसी दूसरी बोगी में मुंतकिल हो गए हों, मगर इस तिफल तसल्ली से मेरी तशवीश मजीद बढ़ गई। ट्रेन के एक से दूसरे सिरे तक इतनी सारी बोगियों में उन दोनों को तलाश करना बहुत मुश्किल होगा। मैं इन अंदेशों में घिरा बोगी के आखिरी वाले दरवाजे तक जा पहुंचा। मैं प्लेटफॉर्म पर उतरने ही वाला था कि अचानक मेरी नजर ट्रेन के बैतुल खला वाले हिस्से पर पड़ी। मैंने देखा वहां फर्श पर बिछी एक चादर पर वो लड़की मुंह दुपट्टे में ढांपे, घुटने मोड़े करवट के बल पड़ी है, जबकि उसका साथी उसका सर अपने जानों पर रखे बोगी की दीवार से टेक लगाए बैठा था। मुझे मुतवज्जे पाकर उसने सवालिया नजरों से देखा। उसकी आंखों में उदासी, बेबसी और अंदेशों के मिले जुले तासुरात की फरावानी थी। मैं नपेतुले कदमों और हद्दुल इम्कान तहक्कुमाना तासुरात के साथ ऐन उसके सर पर जा खड़ा हुआ। इससे पहले कि वो कोई रद्द अमल जाहिर करता, मैंने रोब से भरपूर लहजे में कहा, अपना नाम और अपना वतन बताओ जवान, कहाँ से आए हो और कहाँ जा रहे हो। मेरे ताबड़तोड़ सवाल सुनकर उसका चेहरा यकलख्त सफेद पड़ गया। रही सही कसर मेरे हाकिमाना लहजे ने पूरी कर दी। उसने थूक निकलकर खुश्क होता गला तर करने की नाकाम कोशिश की, फिर बमुश्किल बोल पाया, आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं जनाब? हमने क्या जुर्म किया है? ट्रेन के टिकट हैं हमारे पास। ये कहकर उसने अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया।
इस दौरान में उसकी साथी लड़की भी उठकर बैठ गई। उसने अब भी अपना मुंह चुनरी में छुपा रखा था, मगर खौफ की शिद्दत से हलकों से उबलती आंखें और चेहरे के जाहिरी हिस्से की जर्द पड़ती रंगत उसके खौफ का आलम बताने के लिए काफी थी। मुझे लगा उस पर लर्जा भी तारी है। मुझे उन दोनों की अबतर हालत पर बेसाख्ता रहम आ गया, मगर उन दोनों ही की सलामती और फलाह के लिए ये नाटक जारी रखना मेरी मजबूरी थी। लिहाजा मैंने गरजदार आवाज में कहा, ये टिकट तुम टीटी को दिखाना, मुझे तुम अपनी शनाख्त करवाओ। फिक्र न करो, मुतमईन होते ही मैं तुम्हें यहीं छोड़कर चला जाऊंगा, वरना। मैंने जानबूझकर जुमला अधूरा छोड़ दिया। मेरे लहजे में छुपी धमकी ने फौरी असर किया। वो लड़की अचानक सिसकियां भर कर रोने लगी। मेरा हदफ बने नौजवान ने तड़पकर उस लड़की की तरफ देखा और उसके कान में कुछ कहा। साथ ही उसका सर धीरे से थपका। उसके अंदाज में बला की मोहब्बत और यगानगत थी। फिर उसने गालिबन अपनी तमाम तर हिम्मत यकजा करके निस्बतन पुरएतमाद लहजे में कहा, देखें, मैं नहीं जानता आप कौन हैं और क्या चाहते हैं। बस इतनी दरखास्त है कि हम पहले ही दुखी हैं, हमें मजीद परेशान न करें। मैंने पूछा है, हम पर कौन सा इल्जाम है जिसकी आप पूछगिछ कर रहे हैं। उसकी आवाज पहले ही ज्यादा बुलंद नहीं थी, मगर मैंने अपनी फिरौनियत का सिक्का मजीद जमाने के लिए धीमे लेकिन खूंखार लहजे में कहा, मुझसे आवाज नीची करके बात करो, वरना ऐसा हशर करूंगा कि। मेरी धमकी पूरी होने से पहले ही लड़की फिर सिसकियां भरने लगी। मैं कोशिश के बावजूद अपना जुमला मुकम्मल न कर सका। मुझे ये नाटक बहुत अजियत दे रहा था, लिहाजा मैंने अपना लहजा कदरे नर्म करते हुए कहा, फिक्र न करो, मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी पूरी कर रहा हूँ। मेरी तुम लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तुमसे कोई ज्यादती नहीं करूंगा। हमें कुछ इत्तलात मिली हैं, उनकी रोशनी में हमें ये पूछगिछ करनी पड़ रही है। मेरे लहजे में इस नुमाया तब्दीली से उन दोनों को कुछ हौसला मिला होगा। उस लड़के ने इस मर्तबा मजीद मुस्तहकम लहजे में कहा, बहुत शुक्रिया। अब ये भी बता दें कि आप हमसे क्या चाहते हैं। पूरी ट्रेन में आपने हमें ही क्यों पूछगिछ के लिए चुना है? मैंने अपना लहजा कदरे बेलचक बनाते हुए कहा, इन सवालों के जवाब जानने के लिए तुम दोनों को चंद मिनट के लिए मेरे साथ चलना होगा। मैं तुम लोगों से चंद सवालात पूछूंगा और तुम्हारे सामान की तलाशी लूंगा। तुम लोग मुझसे ताउन करोगे तो सब चुपचाप निमट जाएगा और ट्रेन चलने से पहले मैं तुम्हें वापस भेज दूंगा। अगर मज़ाहमत की तो मुझे मजबूरन पुलिस संतरियों को बुलाकर तुम्हें अपने साथ ले जाना पड़ेगा। तुम्हें तफसीली पूछगिछ के लिए कम से कम सुबह तक हवालात में भी रखना पड़ेगा। मेरी बात सुनकर उस लड़के का चेहरा सफेद पड़ गया। इससे पहले कि वो कुछ कहता, मैंने उजलत भरे लहजे में कहा, तुम दोनों वक्त जाया करके अपना ही नुकसान कर रहे हो। तुम्हारी खैरियत इसी में है कि अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो। महज चंद सानियों के बाद वो नौजवान उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर अब एक अज़्म दिखाई दे रहा था। उसके साथ ही लड़की भी कपड़े का एक बड़ा सा थैला लिए उठ खड़ी हुई। मैंने उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया और बोगी के दरवाजे की तरफ बढ़ा। प्लेटफॉर्म पर उतरने से पहले मैंने आसपास का जायजा लिया। मुझे जगत या उसके कुंबे की कोई झलक नजर नहीं आई। गालिबन दोनों बच्चे सो चुके थे। मैंने इत्मीनान का सांस लिया और प्लेटफॉर्म पर उतर गया। अब वहाँ पहले जैसी गहमा गहमी दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने नौजवान जोड़े को अपने पीछे आने का इशारा किया और अपनी बोगी के दरवाजे की तरफ बढ़ा। मुझे उस बोगी में चढ़ते देखकर वो दोनों ठिठके। मैंने मुड़कर धीमे लहजे में कहा, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे हमरा संतरियों की नजरों में आओ। ये बोगी तकरीबन खाली है। चंद मिनट बात करके मैं तुम दोनों। मेरी बात पूरी होने से पहले ही उन दोनों ने एक साथ हाँ में गर्दन हिला दी। मैं अपनी बोगी में दाखिल हुआ और उन दोनों के अपने साथ सवार होने का यकीन कर लेने के बाद राहदारी का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। मैंने ठहर कर उनके अंदर आने का इंतजार किया और फिर अपने कूपे की तरफ बढ़ गया। दरवाजा खोलकर मैंने पहले उन दोनों को अंदर दाखिल होने का मौका दिया और फिर अकब में दरवाजा बंद कर दिया। ये देखकर वो दोनों चौंके। इससे पहले कि वो किसी तशवीशनाक सोच को अपने दिमाग में जगह देते, मैंने अपने लहजे में हकीकी शफकत लाते हुए कहा, मजीद फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है बच्चों, आराम से नशिस्तों पर बैठ जाओ। मैं माफी चाहता हूँ, मुझे सख्त लहजे में बात करना पड़ी, मगर मैं मजबूर था। सच ये है कि मेरा पुलिस से कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी बातें सुनकर उन दोनों पर गोया हैरत का पहाड़ टूटा। वो दोनों कितने ही सानियों तक हैरानी से आंखें फाड़े मेरा मुंह देखते रहे। बिलाखिर नौजवान ने कहा, हम आपका मतलब नहीं समझे जनाब। अगर आप पुलिस वाले नहीं हैं तो आपने ये सब क्यों किया? क्या चाहते हैं आप? मैंने शर्मिंदा से लहजे में कहा, ये सब नाटक करना मेरी मजबूरी थी। मैं तुम दोनों को डरा धमका कर मजबूर न करता तो तुम मेरी नीयत की तरफ से शक में मुब्तला हो जाते और हरगिज मेरे साथ न आते। तुम दोनों पहले आराम से बैठो, मैं सब कुछ बताता हूँ। बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें मुझसे कोई खतरा नहीं है। मैं तुम्हारा हमदर्द और खैरखा हूँ। वो दोनों झिझकते हुए आगे बढ़े और सामने वाली नशिस्तों पर बैठ गए।
मगर उनके तासुरात बता रहे थे कि उनके जहनों में सवालात की आंधी चल रही है। मैंने उन्हें ज्यादा देर अंदेशों में मुब्तला रखना मुनासिब न समझा। मैंने कहा, सबसे पहले तो तुम ये जान लो कि मैंने तुम दोनों को जयपुर रेलवे स्टेशन पर देखा था और तुम दोनों की हालत देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम दोनों छुप छुपा कर ट्रेन के जरिए रवाना होना चाहते हो। तुम दोनों तीसरे दर्जे में बगैर नशिस्तों के सफर कर रहे हो, जबकि मैंने तुम्हें दर्जा अव्वल की इंतजार गाह में दाखिल होते देखा था। यकीन करोगे, मैं जयपुर रेलवे स्टेशन पर ही भाप गया था कि तुम दोनों दीगर मुसाफिरों और पुलिस वालों की नजरों से बचने के लिए उस इंतजार गाह में गए हो। मेरी बात सुनकर उन दोनों की आंखें हैरत से फैल गईं। तभी मैंने अपने लिबास से जेवरात की पोटली निकाली और नौजवान की तरफ उछालते हुए कहा, लो संभालो अपनी अमानत। तुम दोनों अनाड़ी इसे इंतजार गाह में भूल कर चले गए थे ना। उस नौजवान ने जेवरात की पोटली तो चकली, मगर फिर वो गोया पत्थर का बुत बन गया। हैरत के झटके ने शायद उसके आसाब शल कर दिए थे। वो कई सानियों तक फटी फटी आंखों से अपने हाथ में मौजूद जेवरात की पोटली देखता रहा और फिर उसकी नजरें मेरी तरफ उठ गईं। उसकी आंखों में अजीब मिले जुले से तासुरात दिखाई दिए, हैरत, बेयकीनी, शक, मसरत। तभी उसकी साथी लड़की ने बेताबी से जेवरात की पोटली उसके हाथ से छीन ली और फिर दोनों हाथों से जल्दी जल्दी टटोलने लगी। अगले ही लम्हे उसके हलक से मसरत से भरपूर चीख निकली, मगर उसने खुशी की हिस्यानी कैफियत पर काबू पा लिया और जल्दी जल्दी पोटली के मुंह पर बंधी डोरी खोलने लगी। उसके हाथों में वाज़े लर्जिश थी, मगर वो थोड़ी सी कोशिश से पोटली का मुंह खोलने में कामयाब हो गई। पोटली के खुले मुंह से अंदर झांकते ही उसने एक बार फिर खुशी से लबरेज किलकारी मारी और फिर अपने साथी को मुखातिब करके जोश भरे लहजे में बोली, सब जेवर मौजूद हैं अहमद, और नकद रकम भी। इससे पहले कि वो नौजवान कोई रद्द अमल जाहिर करता, लड़की जेवरात की पोटली अपने साथी की गोद में डालकर जल्दी से उठी। इससे पहले कि मैं संभलता, उसने झपट कर मेरे पैर पकड़ लिए। इतने करीब से उसकी आंखें और भी बड़ी बड़ी दिखाई दे रही थी। अलबत्ता आंसुओं से लबरेज होने की वजह से उनकी चमक कुछ धुंधली पड़ गई। वो गुलूगीर लहजे में कह रही थी, आपने हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है साहब। हमारा सब कुछ बस यही है। ये पोटली न मिलती तो हमें दर दर की भीख मांगनी पड़ती। उसकी बात पूरी होते ही नौजवान ने गुलूगीर लहजे में मुझे मुखातिब किया। बोला, इस एहसान के लिए हम जिंदगी भर आपके ममनून रहेंगे सरकार। आपने हमें बर्बाद होने से बचा लिया। हम तो बिल्कुल उम्मीद खो बैठे थे। आप तो इंसान के रूप में फरिश्ता हैं। तभी उस लड़की ने अपने हाथ बदस्तूर मेरे पैरों पर रख कर शानों से आंसू पोंछने की कोशिश करते हुए मुस्कुराने की नाकाम कोशिश की और लरसती सी आवाज में बोली, फरिश्ते नहीं, ये तो भगवान हैं। लक्ष्मी माता का मर्दाना रूप, हमें नई जिंदगी दी है इन्होंने। इस दौरान में मेरी खिजालत और शर्मिंदगी से मेरी हालत गैर हो रही थी। मैंने अपना लहजा हत्तुल इम्कान सख्त करते हुए उन दोनों को लगभग डपट कर कहा, तुम दोनों ने ये क्या फजूल बातें शुरू कर दी हैं। मैंने तुम लोगों के साथ अपनी समझ के मुताबिक भलाई की है और तुम दोनों मुझे ही शर्म से जमीन में गाड़ने पर तुले हुए हो। बंद करो ये शुक्रगुजारी और एहसान का राग। अगर मैं चोर नहीं हूँ तो ये कोई अनोखी बात तो नहीं है। फिर मैंने नाराजी का नाटक करते हुए अपने पैरों में बैठी लड़की को घूरा। कहा, ए छोकरी, अगर 10 सेकंड के अंदर उठकर तुम अपनी सीट पर नहीं गई तो मैं तुम्हारे कान पर झांपड़ धर दूंगा। मेरी डांट के जवाब में वो खुश दिली से मुस्कुराई और फिर उठकर मेरे सामने दोनों हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बोली, आपसे मार खाकर मुझे खुशी होगी साहब। मेरे बाप ने तो मुझे कभी इस काबिल भी नहीं समझा। बात पूरी करते करते उसकी आवाज भर्रा गई। पता नहीं इस बात का क्या मकसद था, मगर उस लम्हे मुझे उसकी शक्ल में अचानक अपनी चहीती बहन तहमीना की झलक नजर आई। मैंने बेख्तियार उसके सर पर हाथ रख दिया। दिल चाहा उसे कहूं कि मुझे भाई कहकर पुकारे, मगर हालात की जंजीरें आड़े आ गईं। मैं बोझल दिल के साथ उससे बस इतना कह सका, बस इतना काफी है, तुम वहां जाकर बैठ जाओ। मैं कोशिश के बावजूद अपने लहजे में दर आने वाली उदासी छुपाने में नाकाम रहा। उसने मेरे हुक्म की तामील की। अब वो दोनों खामोशी से मेरे कुछ कहने का इंतजार कर रहे थे, मगर मेरी हालत ऐसी थी कि फौरी तौर पर कुछ कह पाता। कई हफ्तों के बाद अपनों की याद आई भी तो इतने जोरों शोर से जैसे मुझे अपने साथ बहा ले जाएगी। यकलख्त सब कुछ बेमानी सा महसूस हुआ। दिल बेतरहा कह रहा था कि सब बखेड़ों से पीछा छुड़ाकर अपने घर चलो। खुदा जाने मेरी माँ का क्या हाल होगा। मेरे इंतजार में अम्मी कैसे सुबह से शाम और रात से सुबह करती होंगी। उन्हें कैसे कैसे अंदेशे सताते होंगे। उन्होंने तो अब्बू की जिंदगी अजीरन कर दी होगी कि मेरा बेटा इतने अरसे से लापता है और तुम हाथ पर हाथ धरे बेफिक्री से बैठे हो। और तहमीना, उसने तो बड़ी मुश्किल से सिर्फ मेरी खुशी की खातिर 3 माह के लिए रुखसत होने की इजाजत दी थी। वो तो सचमुच दिन रात मुझे याद करके रोती होगी। वो रोजाना शाम को घर लौटने वाले अब्बू से एक ही सवाल करती होगी,
ابو جمال بھیا کی کوئی اطلاع ملی؟ کوئی خط، کوئی ٹیلی فون کال؟ ابو کی حالت تو ان سے بھی زیادہ قابل رحم ہوگی۔ وہ تو یہ بھی جانتے ہیں کہ میں اپنے وطن کی خاطر سر دھڑ کی بازی لگانے دشمن ملک گیا ہوں۔ کیسے کیسے اندیشے انہیں ستاتے ہوں گے، مجھے جانے کس کس طرح کے خطرات درپیش ہوں گے، کن کن کڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑ رہا ہوگا۔ کہیں ایسی کسی آزمائش میں، کسی خطرناک مہم کے دوران میں دشمن کے ہتھے نہ چڑھ گیا ہوں، کہیں میں خدا نخواستہ۔ ان کے لیے ایک کڑی آزمائش یہ بھی رہی ہوگی کہ وہ اپنے ان اندیشوں، ان تفکرات میں کسی کو بھی شریک نہیں کر پاتے ہوں گے، اپنے آپ کو خود ہی تسلی دینے کی ناکام کوشش کرتے ہوں گے۔ خان اختر خان صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ وہ میرے ابو کو رازداری سے میری خیریت اور سلامتی کی اطلاع پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ خدا جانے وہ یہ کر بھی پائے ہوں گے یا نہیں۔ اب تو وہ خود بھی دشمن درندوں کے بزدلانہ حملے میں اپاہج ہو کر وطن واپس لوٹ چکے ہیں۔ تبھی مجھے اس لڑکی کے سسکیاں بھر بھر کے رونے کی آواز نے اپنے خیالات سے چونکا دیا۔ میں نے دیکھا وہ اب چندری میں منہ چھپا کر باقاعدہ رو رہی تھی۔ سفیر احمد اس کا سر اپنے شانے پر ٹکا کر تھپکنے لگا، پھر دل شکستہ سے لہجے میں بولا، میں نے تمہیں کتنی بار سمجھایا ہے اوشا کہ اپنے پتا کے پیار سے محروم رہنے پر آنسو نہ بہایا کرو۔ اس شخص کو تم سے ذرا محبت ہوتی تو تمہیں ساری زندگی بد فطرت نوکروں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑتا، اور صرف اپنی دولت میں اضافہ کرنے کے لیے تمہیں ایک شرابی، کبابی، بد کردار بڈھے تھانے دار سے شادی کرانے پر نہ تل جاتا۔ احمد کی بات سن کر میں چونکا۔ میں نے دھیمے لہجے میں کہا، او تم میرا اندازہ درست نکلا، تم دونوں واقعی گھر سے فرار ہونے والا جوڑا ہو۔ میری بات سن کر اوشا مزید شدت سے رونے لگی۔ سفیر نے اسے دلاسا دینے کی کوشش کی، مگر اسے کوئی خاص کامیابی نہیں ملی۔ اس پر میں نے اسے اوشا کو پانی پلانے کا کہا۔ اس نے میری ہدایت پر عمل کیا۔ پانی پینے کے بعد اوشا کی حالت کچھ سنبھلی تو احمد نے مجھے مخاطب کر کے دھیمے لہجے میں کہا، آپ کا اندازہ پوری طرح درست نہیں ہے۔ ہم دونوں اپنے گھروں سے فرار ضرور ہوئے ہیں، مگر یہ کسی لڑکے لڑکی کے عشق اور گھر والوں کے شادی سے انکار پر فرار والا معاملہ نہیں۔ اس کے یہ کہنے پر اوشا بھی رونا بھول کر متوجہ ہو گئی۔ میں نے اسے ہاں میں گردن ہلا کر احمد کی تائید کرتے دیکھا۔ میں نے قدرے مدافعانہ لہجے میں کہا، تو پھر کیا معاملہ ہے چھوٹے بھائی؟ اگر میری بات سے تم دونوں کو دکھ پہنچا تو میں معافی چاہتا ہوں۔ احمد نے جواب میں بھی کسی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، میں آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہا جناب۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میرا نام راکیش واجپائی ہے بچوں، اور میں احمد آباد کے گجرات سماچار کا کلچرل رپورٹر ہوں۔ فکر نہ کرو، میرے ہوتے ہوئے تمہیں کوئی تنگ نہیں کر سکتا۔ اب تم تفصیل سے بتاؤ تمہاری اس فرار والی بات کا کیا مطلب ہے؟ میں دین دھرم ذات پات کے فرق کو اہمیت نہیں دیتا، اور تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ صورتحال کچھ بھی ہو، میری ذات سے تم دونوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ احمد نے پہلے اوشا اور پھر میری طرف دیکھا، پھر گویا کسی فیصلے پر پہنچتے ہوئے بولا، میرا نام سفیر احمد ہے راکیش جی، اور یہ اوشا راٹھی ہیں۔ ہم دونوں ضلع روہتک کے ہریانہ تحصیل کے ایک بڑے گاؤں جھجھر کے رہنے والے ہیں۔ اس کی بات سن کر میں نے ہاں میں گردن ہلائی۔ اس نے نسبتاً مستحکم لہجے میں بات آگے بڑھائی، بولا، اوشا اور میں بچپن میں ایک ہی محلے میں رہتے تھے اور ہمارا ایک دوسرے کے گھر میں آزادانہ آنا جانا تھا۔ میں اسکول میں پڑھتا تھا، مگر اس کی ضد کے باوجود اس کے پتا سریش راٹھی نے اسے پڑھنے کی اجازت نہ دی۔ اس مرحلے پر اوشا نے گفتگو کی ڈور اپنے ہاتھ میں لینے کا فیصلہ کیا۔ بولی، پتا جی ہی نہیں، میری ماتا بھی لڑکیوں کو پڑھانے لکھانے کے خلاف تھیں۔ انہوں نے مجھے چھوٹی عمر میں گھر گرہستی سکھانا شروع کر دی، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ لڑکیوں کو چھوٹی عمر میں ہی بیاہ کر کے اپنے گھر بھیج دینا چاہیے۔ مگر مجھے پڑھنے کا بہت شوق تھا، تو میں دن میں کسی وقت موقع ملتے ہی چوری چھپے احمد کے گھر پہنچ جاتی اور اسے ہندی، اردو اور انگریزی سکھانے پر مجبور کرتی۔ اس کی اماں اور باوا بھی میری حوصلہ افزائی کرتے۔ اوشا نے ٹھہر کر احمد کی طرف دیکھا اور پھر بات آگے بڑھائی۔ بولی، 1-1.5 سال کی محنت سے میں اچھا خاصا پڑھنا لکھنا سیکھ گئی۔ مجھے احمد بھی بہت اچھا لگتا تھا۔ اس نے کبھی بتایا نہیں تھا، یہ میری حوصلہ افزائی بھی نہیں کرتا تھا، مگر مجھ میں اتنی عقل تھی کہ اس کے کنی کترانے کی وجہ سمجھ سکتی۔ میرے ماتا پتا کٹر ہندو تھے اور احمد کا خاندان مسلمان۔ ہمارا خاندان کافی مالدار تھا اور احمد کے باوا ایک معمولی کاشتکار، یہ ذات کے گجر اور ہم جاٹ۔ اس کے باوجود ہماری پریم کہانی بغیر کچھ کہے سنے آگے بڑھ رہی تھی، لیکن پھر یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئی۔ تب سفیر احمد نے اداس سے لہجے میں بات آگے بڑھائی۔ بولی، اس سے پہلے کہ ہم نوجوانی کے سنہرے دور میں داخل ہوتے، ملک کا بٹوارا ہو گیا۔ پورے ہندوستان کی طرح ہمارے گاؤں میں بھی مذہبی نفرت پاؤں پھیلانے لگی، مگر اس سے پہلے کہ نفرت اور تعصب کی یہ چنگاریاں شعلوں میں بدلتی، میرے والد نے اپنے بگڑے حالات بھانپ کر اپنے چھوٹے سے خاندان سمیت دلی کے مضافاتی علاقے اوکھلے میں واقع اپنے رشتہ داروں کے ہاں پناہ حاصل کر لی۔
اوشا نے उसकी तायद में गर्दन हिलाते हुए कहा, रजब चाचा के खानदान के गांव से जाने के बाद आसपास के इलाकों के देहातियों से बलवाइयों के हथियार बंद जत्थे झज्जर के मुसलमानों पर हमले करके उनका कत्लेआम करने और उनकी जमीनों पर कब्जा करने के मंसूबे बनाने लगे। मगर झज्जर के मुसलमानों में गुजरों के अलावा पठान नस्ल के अफराद भी बड़ी तादाद में शामिल थे और ये दोनों ही कौमें जंगजू और निडर मिजाज रखती थीं, जबकि पठानों के तो बहुत से जवान फौज में भी थे। उनके बाद इसलिए उन्होंने डर कर इलाके से फरार होने की बजाय मोहल्ले में मोर्चे बनाकर हिंदू जाट और सिख बलवाइयों का मुकाबला करने का फैसला किया। उषा ने खामोश होकर ताई तलब नजरों से सफीर अहमद की तरफ देखा और उसकी तरफ गर्दन का इशारा पाकर अपनी बात आगे बढ़ाई। बोली, उन मुसलमान कौमों की जंगजू फितरत का अंदाजा इससे लगा लें कि उन्होंने बिजली के एक लोहे के खंबे को नाल की शक्ल देकर एक तोप और बारूद के गोले बना लिए। वो तोप उन्होंने एक बैलगाड़ी पर नस्ब की थी। ये इंकशाफ मेरे लिए भी बहुत दिलचस्पी का बायस था। मैंने इश्तियाक भरे लहजे में पूछा, वो तोप काम भी करती थी या सिर्फ डराने के लिए बनाई गई थी? जवाब में उषा ने पुरजोश लहजे में कहा, बिल्कुल काम करती थी राकेश जी। उन्होंने एक दिन उसमें गोला डालकर चलाया भी था। इतने जोर का धमाका हुआ था कि पूरे गांव के मवेशी रस्सियां तुड़वा कर भाग गए थे। हमें लगा था कि कान के पर्दे फट गए हैं। मैंने हकीकी सताइश के साथ कहा, कमाल जंगजू थे तुम्हारे गांव वाले, मगर उनकी तैयार करदा उस तोप का कुछ फायदा हुआ भी था या नहीं? उषा ने कहा, फायदा तो बहुत हुआ, मगर वो बात पूरी करने की बजाय झिझक कर रुक गई। उसके लहजे में यकलख्त उदासी आमेज शर्मिंदगी दर आई थी और उसने नजरें झुका ली। मैं उसकी कैफियत में अचानक तब्दीली की वजह जानने से कासिर रहा। उसके खामोश होने पर मैंने सफीर अहमद की तरफ वजाहत तलब नजरों से देखा, मगर उसे उषा की तरफ मुतवज्जे पाया। वो बोला, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है उषा, इसलिए तुम्हारे शर्मसार होने का कोई जवाज नहीं, बल्कि तुम तो काबिल तारीफ हो कि तुम धर्म और जात के भेदभाव से बालातर होकर बुराई को बुराई कहती हो और समझती हो। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, बोला, इसके लिए आगे बताना मुश्किल है, इसलिए मुझे जो कुछ मालूम है वो मैं आपके गोशगुजार कर देता हूँ।